हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एज अ रिसोर्स। हमने ख़त्म किया था इस पैराग्राफ पे, तो थोड़ा सा पहले ज़रा रिकैप ले लें। ठीक है, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिल जाएगा रिगार्डिंग द लास्ट टॉपिक देयर वी फिनिश्ड एट। ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही थी जो कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकता है, और हमने साकाल और विलास के एग्जाम्पल से ये स्टडी कर लिया कि साकाल ने जो एजुकेशन ली, उसके पेरेंट्स ने जो एजुकेशन उसमें उसका पोटेंशियल देख के उसमें इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या हुआ ना, उसको लेटर ऑन लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, उसको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी। तो एजुकेशन ने उसके लिए बहुत बड़े हॉराइजन्स ओपन किए, नई एस्पिरेशंस, नई वैल्यूज़ डेवलप करी, और ना ही उसने अपने लिए बल्कि सोसाइटी और पूरी कंट्री के लिए उसने कंट्रीब्यूट किया। तो उससे पूरी कंट्री की इकोनॉमी, उसकी नेशनल इनकम, उसकी कल्चरल रिचनेस, सबके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। ठीक है ना। अब ऐसा है कि सरकार क्या कर रही है, प्रोविज़न कर रही है, एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि हम यूनिवर्सली सबको एक्सेस दें एजुकेशन का, मैक्सिमम बच्चे जो है रिटेन कर पाएँ स्कूल के अंदर और क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। एलिमेंट्री लेवल से, प्राइमरी लेवल से 6 साल से ऊपर के बच्चों को एजुकेशन देनी शुरू कर दें। और स्पेशल एम्फेसिस किस पे देना बेटा, गर्ल्स पे, क्योंकि गर्ल्स को तकरीबन क्या होता है ना कि घर के काम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया जाता है कि तुमने पढ़ के क्या करना है, तुम तो बस घर का काम करो, खाना वाना बनाना सीखो, घर की टेक केयर करो, दैट्स इट। लेकिन अब जो एक सोच है ना वो बहुत बदल गई है। बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ इज़ अ स्लोगन दैट वी हैव रेड नंबर ऑफ टाइम्स अक्रॉस तो वो एक पेस, एक रफ्तार बढ़ गई है। जैसे स्कूल सेटअप करने शुरू किए गवर्नमेंट ने, जैसे नवोदय विद्यालय स्टार्ट किया, वोकेशनल स्ट्रीम्स, वोकेशनल होता है कि आपको एक स्किल डेवलप करना है। ठीक है, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करी ताकि उनको नॉलेज एंड स्किल आए। जितना भी नॉलेज एंड स्किल आएगा उतनी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो प्लान है ना नवोदय विद्यालय का, इसने जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर था दैट वाज 151 करोड़, पहला प्लान। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर बढ़ता बढ़ता 99,300 करोड़ पे पहुंच गया। तकरीबन आप ये कह लो कि 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो उसके बाद एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे अगर हम जीडीपी के परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 0.64% से 3.1% इंक्रीज़ हुआ। दैट मीन्स काफ़ी लोगों ने पढ़ना या पढ़ाई में अपने बच्चों को उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको एडुकेट करना, उनको स्कूलों में एडमिट करना, ठीक है ना, दैट रियली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। द बजटरी एस्टिमेट as stated in the budget documents of Union State Government and Reserve Bank of India। जो बजटरी एस्टिमेट होता है ना यूनियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर यानी कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा हुआ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो डिक्लाइन दिखा रहा था 2.8% इन 2021, मतलब जितना था उससे इतना नीचे गिर गया। लेकिन लिटरेसी रेट्स जो थे वो बढ़ गए 18% से 85%, यानी कि धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। सो 2018 तक आते आते काफ़ी सब्सटैंशियल इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि लिटरेसी एक हक नहीं है हमारा, लेकिन एक ज़रूरत है। अगर हमने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, अपने राइट्स को एंजॉय करना है, तो लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई से भागना नहीं है। तो काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप अलग अलग एरियाज़ की पॉपुलेशन देखोगे। इवन अर्बन टू रूरल एरियाज़ में मेल जो होते हैं ना, अर्बन एरियाज़ में, उनकी परसेंटेज ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज़ 16.1, मतलब इतने परसेंट ऑफ मेल्स जो हैं वो एजुकेटेड है एंड 14.2% फीमेल्स जो हैं वो एजुकेटेड है। लेकिन अगर हम सेंसस देखें, कैलकुलेट करें, जो 10 साल का एक पूरा सेंसस होता है जो एवरी 10 ईयरली फाइंड आउट किया जाता है, डेटा एनालाइज किया जाता है, उसमें लिटरेसी रेट जो है ना वो केरला का दैट हैज़ रीच्ड अप टू 94%, मतलब ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी अचीव कर चुके हैं। सो केरलाइट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, लिटरेट, and they are contributing to their country, to their state, society and eventually to the country। और बिहार में भी आप देखोगे उसमें पहले 40% के करीब होती थी, अब वहाँ पे भी 62% हो गई है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम यानी कि फर्स्ट से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक का जो स्कूल होता है उसका भी एक्सपेंशन देखो तो ओवर 7 लाख पहुँच चुका है 2020 तक का जो डेटा अभी हमें अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं वी फाइंड सम प्रॉज एंड कॉन्स, है ना। जैसे अभी हमने कितने सारे प्रॉज पढ़े कि इतनी लिटरेसी अचीव हो गई है फीमेल्स की, और केरला में भी 94% है, बिहार में भी बढ़ गई है, बच्चे बहुत एनरोल होने शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग जो है ना वो बहुत पुअर है।
एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं, बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंटली एडुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करते, या कुछ ग्रेड तक जाके, 5th स्टैंडर्ड तक जाके, जहाँ तक उनको लगता है कि सरकार हमें फ्री एडुकेशन दे रही है, वहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, या कई बच्चे उस एडुकेशन सिस्टम के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, इतना स्ट्रेस नहीं, इतना बर्डन नहीं ले पाते। सो उसके बाद सरकार ने क्या किया बेटा, समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया, जो कि स्कूल एडुकेशन के लिए बहुत ही मेजर स्टेप था। और उसमें उन्होंने बोला कि प्री स्कूल से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हम एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और उसमें हम इम्प्रूव करेंगे कि स्कूल में कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव स्टेप्स उठाए जाएं जिससे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल लर्निंग आउटकम्स मिलें सब बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो स्कीम का जो मेन विज़न था, जो एनविसेज किया स्कूल ने, वो ये था कि कंटिन्यूसली स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, प्री स्कूल से प्राइमरी, प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट नहीं करेंगे, मिडिल से सेकेंडरी तक पढ़ेंगे, और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने देखी वो क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि क्वालिटी जो थी वो डिक्लाइन कर रही थी। तो इसी को लेकर सरकार ने ये समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। सो दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस साल वाली बुक्स में ऐड हुआ है, पिछले साल जो हम बुक्स पढ़ रहे थे उसमें ये समग्र शिक्षा अभियान नहीं था, उसमें सर्व शिक्षा अभियान था। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्टेज, मतलब आप +2 कर लेते हो तो एटलीस्ट यू आर वेल इक्विप्ड विद अ वेरी गुड एजुकेशन, एंड +2 करके आप कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स करके कहीं आप जॉब जो है वो हासिल कर सकते हो। फिर आपको पता होगा तमिलनाडु में 2001 के अंदर मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई थी, सबसे पहली स्टेट थी। उसका भी यही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस हो स्कूल की, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अटेंड करें, रिटेंशन हो, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहें, छोड़ के ना जाएं, एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा अगर बच्चों को एक टाइम का खाना स्कूल के अंदर ही मिल रहा है, एंड लिटरेसी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको GR कहते हैं, फुल फॉर्म आ सकती है। ये बेसिकली एक स्टैट्स होते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन। एज फैक्टर नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ परसेंटेज निकाली जाती है स्कूल एज पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, जैसे यहाँ 18 से 23 साल तक की दी हुई है, जो बता रहे हैं कि 2021 में 27% थे जो इतने लोग इसके अंदर एनरोल्ड थे एजुकेशन के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी गुड एवरेज, अ वेरी गुड परसेंटेज इन कंपैरिजन विद द वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की जो एक एवरेज है वो हमारी कंट्री के साथ एट पार है। तो बेसिकली इसका मेन स्ट्रैटेजी क्या है, किस चीज़ पे फोकस करिए, एम क्या है कि एक आप एक्सेस इंक्रीज़ करो, मतलब आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए एडुकेशन के प्रति, कि कोई भी रीच कर सकता है, ऐसे नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स हो, तभी गवर्नमेंट मेरिटोरियस स्कूल्स खोलती है। ठीक है ना, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर देखो हर स्टेट का एक सर्टन करिकुलम होता है, क्योंकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पंजाब की हम पंजाबी पढ़ते हैं, लोग महाराष्ट्र में मराठी पढ़ते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ पढ़ते हैं, तो वो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन की अडॉप्शन की एक उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगेन वोकेशनलाइजेशन पे बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि +2 के बाद काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई वोकेशनल स्किल अचीव करके कहीं ना कहीं जॉब जो है सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, एंड नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ठीक है, तो IT सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उससे क्या होता है, एक तो आप डिस्टेंस एजुकेशन अचीव कर सकते हो, अगर घर बैठे भी अगर आपको मान लो एक प्राइवेट एजुकेशन लेनी है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप कुछ क्लासेस जो होती हैं वहाँ जाके आप अटेंड कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम दे के आ सकते हो, बट मोर ऑफ द एजुकेशन इज़ बीइंग डन बाय सिटिंग एट योर होम। ठीक है, फिर सब चीज़ों का कन्वर्जेंस कर दिया, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस, IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सबको एक साथ उन्होंने कंबाइन कर दिया। तो अब हम ये डेटा चेक करते हैं, ये है नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। अब 1950-51 के आसपास देखो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का कितना कम नंबर है, 750 कॉलेजेस एंड 30 यूनिवर्सिटीज़, और 2.5 लाख से ऊपर बच्चा है, 24,000 टीचर्स जो पढ़ा रही हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले की 2022-23 के आसपास की बात है, तो वहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो पहुँच चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 48,000 के करीब, एंड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ पहुँच चुकी हैं तकरीबन 11,000 के करीब। ठीक है, नहीं 11,000 नहीं, सॉरी 1100 के करीब। ठीक है, और स्टूडेंट्स की तो 4 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोलमेंट उनकी 2023 तक हमें ये डेटा शो कर रहा है, विद डेफिनेटली एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ टीचर्स विच हैज़ रोज़ अप टू 15 लाख।
ठीक है। तो ये यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट है, यूजीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एक बॉडी है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक डेटा को स्टडी करने के टाइम ध्यान से पढ़नी है कि ये डेटा किसके थ्रू दिया गया है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस डेटा, ठीक है। ठीक है, तो ओवर द पास्ट 60 ईयर्स काफ़ी हमने देखा कि ग्रोथ हुई है, नॉट ओनली इन द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस बट at the same time number of students as well as the number of faculty and the teachers। ठीक है, तो ये हमने इस टेबल के अंदर स्टडी कर लिया कि कितनी टीचर्स, कितने बच्चे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, क्या क्या था वो हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसको आप एक बारी स्टडी कर लेना। अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हेल्थ, क्योंकि अगर एक कंट्री को अपने पीपल को एज अ रिसोर्स एसेट की तरह लेके चलना है तो उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर किसी भी लोगों को एम्प्लॉय करते हो अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में, तो आप ये देखोगे ना कि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो। उसकी एफिशिएंसी तभी अच्छी होगी एक तो वो पढ़ा लिखा होगा प्लस वो हेल्दी होगा। अगर वो बार बार बीमार पड़ता रहा, छुट्टियाँ लेता रहा, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क आउटपुट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। ही और शी विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ हर और हिज एफिशिएंसी, ठीक है बेटा। ओके, सो हेल्थ जो है ना एक इंडिस्पेंसिबल बेसिस है फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, मतलब हमारे एक अच्छे स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड के लिए साउंड माइंड एंड हेल्दी बॉडी कहते हैं ना, साउंड माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ दिमाग जो है वो एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही निवास करता है, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो भी अच्छी सेहत होनी चाहिए। इसलिए हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना गवर्नमेंट की प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कंट्री के लिए। और हमारी नेशनल पॉलिसी भी इसी की तरफ एम करती है कि हम हेल्थ केयर की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हैं, न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी जितनी हो सकती है इम्प्रूव कर सकें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है ना, जिसको ज़्यादा चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए हम ये सब चीज़ें अवेलेबल कराएं, बिकॉज दे कैन नॉट रीच आउट टू वो प्राइवेट ओपीडीज़ वाले डॉक्टर या बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल्स। तो उनको चाहिए ऐसी, जैसे अभी आप देखते हो आम आदमी क्लिनिक खुली हुई है, आप वालों ने खोली हुई है, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे डिस्पेंसरी और हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाते हैं जहाँ पे गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए, या जो डेली उनको कोई भी फीडबैक चाहिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेके, वो वहाँ पे कंटैक्ट कर सकें। तो ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा डेवलप कर लिया इंडिया ने, और उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, वो तो चाहिए ना आपको। और मैन पावर जितनी हेल्दी होगी उतनी वो इनपुट दे पाएगी और उतनी हमारी कंट्री जो है वो ग्रो कर पाएगी। तो मुझे लगता है अभी आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि एजुकेशन, ठीक है, एक फैक्टर, और दूसरा जो है हेल्थ, ये दोनों हमारी कंट्री के लोगों के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर बच्चों आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको पढ़ना है IMR, ठीक है, एक पढ़ना आपको डेथ रेट, एक पढ़ना आपको बर्थ रेट, ठीक है। अब IMR क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे नीचे दी हुई है। IMR होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होते हैं? बच्चे जो 0 से लेके 1 साल तक की उम्र के बीच में होते हैं, जब यानी कि जब वो पैदा हुए और पैदा होने से लेके 1 साल तक की एज के उस ग्रुप को हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे की डेथ 1 साल के एज कंप्लीट होने से पहले पहले हो रही है, दैट विल ऐड इनटू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि कितने बेबीज़ बॉर्न हुए फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और डेथ रेट भी उसी तरह से काउंट करेंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको इसके अंदर पूछी जा सकती हैं और आती भी हैं, ठीक है। अब आती है आपकी इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आप लाइफ कितनी जी पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, बच्चों के न्यूट्रिशनल नीड्स को उनके बचपन से उनके हर एक वैक्सीन को देना टाइम टू टाइम, ताकि कोई बीमारी उनको जल्दी पकड़े ना। तो ये भी हमारी कंट्री की फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देखो लोग ज़्यादा जिएंगे, लॉन्गिविटी होगी, ठीक है, गुड क्वालिटी एडुकेशन उनको मिलेगी, अच्छी सेहत, और अगर उनको सेहत से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं, या जितनी भी उनकी अवेयरनेस है वो सब उनको मिलेगी, तो वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे,
ठीक है। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाता है, उसके लिए भी लोगों को एडुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रख सकें और बच्चों को इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचा सकें, टाइम टू टाइम उनको अच्छी वैक्सीनेशंस और चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर सकें, और साथ ही साथ ज़रूरी है उनको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सोर्स आया बेटा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि यूएनडीपी देती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। इन चीज़ों के बारे में ना आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, तो अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी आपको लेनी ज़रूरी है कि ये सोर्स हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, चलो अब आगे आप देखोगे ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवर द ईयर्स की कितनी डिस्पेंसरीज थी 2014 में और 2021 में कितनी आ गई। ठीक है, ये जो आयुष मैनेजमेंट देख रहे हो ना, आयुष, ये आयुष्मान कार्ड बनता है उन लोगों के लिए, एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बन जाता है, सेकेंडली उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो इतने महंगे महंगे बीमारियों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार ने उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जिससे कि वो काफ़ी कम अफोर्डेबिलिटी प्राइस के अंदर अपना कोई भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को एक बारी आपने गो थ्रू कर लेना है, एंड ऑफ कोर्स इनकी फुल फॉर्म्स कर लेना, जैसे एससी सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एएनएम ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइड्स, आरएम रजिस्टर्ड नर्सेज, रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स एंड एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर्स। बस इतना ही बहुत है, एंड ये हमें सोर्स मिला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की तरफ से। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, विच इज़ अगेन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और अनएम्प्लॉयमेंट अगेन हमारी एक पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी की तरह हमें नज़र आती है, जो खटकती है आंखों में। इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए सभी जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यानी कि 18 साल से लेके 59 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, सकाल की मदर शीला, आपको पता है हमने सकाल विलास का केस स्टडी किया था। घर का काम करना, डोमेस्टिक चोर्स कहते हैं जिसको, बच्चों की देखभाल करना, अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प करना फील्ड में। सकाल का भाई था जीतू, उसकी सिस्टर सीतू, उन्होंने टाइम अपना बस खेलने वेलने में निकाल दिया। तो ये जो शीला, जीतू, सीतू, इनको आप अनएम्प्लॉयड बोलोगे या नहीं बोलोगे? देखो अनएम्प्लॉयड तो नहीं है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो 18 साल से नीचे, दे आर नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, दे आर बिकॉज दे आर नॉन प्रोडक्टिव, दे कैन नॉट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव फॉर द country or for themselves or for the society. Similarly, Sheila is a homemaker, so she is doing a productive work for her family. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs। कि सरकार, चलो सरकार की बात तो हम बाद में करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है शुरू हुई है तो उसी पे फोकस करते हैं कि ऐसे लोग जो काम करना तो चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो शीला तो इंटरेस्टेड नहीं है ना बाहर काम करने के लिए, वो तो घर पे ही काम कर रही है, उसका तो मेन डोमेन क्या है, डोमेस्टिक है, उसका मेन एरिया ऑफ वर्क ही घर का काम है। जीतू सीतू भी बहुत छोटे हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते उस प्रोडक्टिव, उस वर्कफोर्स पॉपुलेशन के अंदर, तो ये इनको अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करेंगे। तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन मैंने आपको जैसे पहले बताई कौन सी एज ग्रुप से स्टार्ट होती है, 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक। आई थिंक शायद मैंने आपको 18 बता दी, आई एम सॉरी फॉर दैट। 15 से 59 ईयर्स तक होती है। तो सकाल का भाई और उसकी बहन जो है वो इस एज ग्रुप में लाए नहीं करते, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड कहना गलत होगा। सकाल की माँ भी जो है वो भी अपने घर के काम कर रही है, वो बाहर काम नहीं करना चाहती, इसलिए उसको भी अनएम्प्लॉयड कहना गलत होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इवन ग्रैंड पेरेंट्स को भी अनएम्प्लॉयड कहना गलत है अगर सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स का पूछा जाता है तो। अच्छा, अब इंडिया की बात करें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं काफ़ी है, रूरल अर्बन एरियाज़ दोनों में बहुत है। रूरल में तो है ही, आपको दिखता ही है कि कितने लोग रूरल सेक्टर से अर्बन एरियाज़ में आके जो है जॉब्स की तलाश में यहाँ पे सेटल होते हैं। तो रूरल एरियाज़ में बात करें, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या चीज़ होती है? डिस्गाइज पता क्या होता है? डिस्गाइज होता है कि आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, है ना, वो जैसे डिसीव करना, किसी को धोखा देना, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है। तो उसको समझ लेते हैं क्या है। देखो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो तभी होती है जब लोगों को कुछ ईयर के कुछ महीनों में काम मिलता है, बस उसके बाद काम उनको नहीं मिलता। तो एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हार्वेस्टिंग, सोइंग या वीडिंग, थ्रेशिंग का टाइम आता है तो फार्मर्स जो होता है ना वो थोड़ी बहुत लेबर एम्प्लॉय कर लेते हैं ताकि उनका काम जो है वो जल्दी से निपट जाए। ठीक है, अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पेपर में अक्सर आता होता है। अब इसमें क्या है, हमें जो लोग दिख रहे हैं ना कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि 10 काम कर रहे हैं, ज़रूरत सिर्फ 5 या 6 की है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एग्रीकल्चर प्लॉट है,
ठीक है। वहाँ पे फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब वर्क जो है ना उस फील्ड पे वो सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत के लिए बहुत है, मतलब 5 लोग बहुत हैं उस खेत पे काम करने के लिए, लेकिन एंगेज कितने कर रखे हैं उसने? 8 लोग। इसका मतलब 3 लोग तो एक्स्ट्रा हैं, तो दिखा तो वो यही रहे कि हम 8 के 8 काम करके आ रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग जो है ना अगर ये किसी और के प्लॉट पे काम करें ना तो शायद इनका फ़ायदा हो जाए। तो कंट्रीब्यूशन जो 3 लोग कर रहे हैं ना, इट इज़ नॉट एडिंग टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। मतलब जो 5 लोग हैं ना, एक्चुअल काम तो ये 5 ही कर रहे हैं, बाकी 3 तो वहाँ पे बैठे, बस ठीक है बैठे हैं, अच्छा ये काम कर रहे हैं, अच्छा हम कुछ देखते हैं या कुछ इनको पकड़ाना करना, मतलब दे आर नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टोटल आउटपुट। तो अगर हम इन 3 लोगों को इस प्रोडक्टिविटी से बाहर निकाल दें ना, तो उनकी जो आउटपुट है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फील्ड जो है ना वो सिर्फ 5 लोगों की सर्विस से ही चल रही है। 3 लोग तो सिर्फ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। इससे फैमिली के मान लो आप लोग 5-6 लोग हो, है ना, काम सिर्फ 3 लोगों का चल रहा है, 3 कहते चलो हम भी साथ चलते हैं, हम भी जाके बैठते हैं, देखते हैं आप क्या करते हो, तो ऐसे वो वेले वाले 3 लोग हैं। ठीक है। अब ये तो हमने सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी। अर्बन एरियाज़ में देखो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है ना। कितना यूथ है जो 10th पास करके, ग्रेजुएशन करके, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके भी कोई जॉब नहीं ले पा रहे। तो स्टडी हमें क्या बताती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन जो 10th पास है उससे ज़्यादा बढ़ गई है। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसको एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। ये बेसिकली होता क्या बेटा कि एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे ढेरों वर्कर्स काम कर रहे हैं और साथ के साथ एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे वर्कर्स की कमी है, तो हुई ना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं कुछ एरियाज़ में, साइमल्टेनियसली बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे अपनी पोजीशंस को फिल करने के लिए। तो बड़ा मिस मैच सा हो गया ना, जो स्किल अवेलेबल है वर्कफोर्स में और जो स्किल एम्प्लॉयज़ को चाहिए, है ना, दोनों के बीच में एक मिस मैच क्रिएट हो गया। तो देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। ये बेचारे इतने ज़्यादा स्किल लेके भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। एंड देयर इज़ डर्थ होता है कमी। किस चीज़ की कमी है? टेक्निकल स्किल्स की, जो कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, चाहे 2 नंबर का आए, पर आएगा ज़रूर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उसको ध्यान से आपने पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बेटा? आपका मैन पावर रिसोर्स, आपका जो पीपल एज अ रिसोर्स है उसकी वेस्टेज हो रही है। जो लोग हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट साबित हो सकते हैं, अब वो लाइबिलिटी, एक बोझ बन के रह गए हैं। एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस क्रिएट हो रही है। यूथ बहुत ज़्यादा डिस्पेयर, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। पैसा नहीं है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एडुकेटेड लोगों की इनएबिलिटी होने की वजह से वो काम करने की इच्छा ख़त्म हो गई है। एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर जहाँ से उनको फ़ायदा हो ऐसी नहीं हो रही, इसलिए सोशली हमारी जो जनता है उसका वेस्ट, मतलब कह रहे हैं ना कि आपके पास रिसोर्स है लेकिन वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोड किस पे पड़ेगा? गवर्नमेंट पे, इकोनॉमिक ओवरलोड पड़ेगा। अब डिपेंडेंस किसकी होएगी अनएम्प्लॉयमेंट की? अनएम्प्लॉयड लोगों की वर्किंग पॉपुलेशन पे। तो वर्किंग पॉपुलेशन जितना कमा रही है वो कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड लोगों को फीड करेगी जो अपनी फैमिली में या उनके जो क्लोज में हैं। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक इंडिविजुअल की, सोसाइटी की एडवर्सली अफेक्ट होएगी। एक अगर फैमिली को एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे जीना पड़े, मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ कंडीशन होती है ना, जितना कमाया उतना खाया, कुछ बचा नहीं पा रहे, कुछ कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उससे क्या होगा ना, हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन करेगा। फिर धीरे धीरे करके वो अपने बच्चों को स्कूल से भी निकालेंगे। तो देखा ना, फिर वो हेल्थ, एजुकेशन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अभी वही चीज़ें जो है ना, लोग अपनी सर्विसेज भी, मतलब बेसिक सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज भी नहीं अवेल कर पाएंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे अगर इसी तरह से मैक्सिमम यूथ अगर अनएम्प्लॉयड रहा काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही डेट्रीमेंटल, यानी कि बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होता है पूरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतनी इकोनॉमी जो है वो दबती जाएगी। तो हम रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं जिसको हम तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगर लोगों को एज अ रिसोर्स यूज़ नहीं किया जा सकता तो नेचुरली वो एक लाइबिलिटी के तौर पे ही दिखेंगे, हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर एक बोझ ही दिखेंगे। इंडिया के अंदर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा कम है। काफ़ी लोग जो है ना दे आर डूइंग सम वर्क, बट
लो इनकम के साथ कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी तो काउंट हो रही है ना, वो तो एम्प्लॉयड ही है ना। तो दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, लेकिन अपने पोटेंशियल, अपनी इनकम के हिसाब से उनके लिए वो ज़्यादा इनफ नहीं है। कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इतनी सफिशेंट है कि चलो अपना घर के जो खर्चे होते हैं, बेसिक एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट कर पा रहे हैं, ठीक है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, मतलब ऐसे लगता है कि बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ अपनी मनपसंद, अपनी चॉइस का काम भी करना चाहेंगे। अब बेचारे गरीब लोग फ्री बैठना तो देखो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी न किसी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करके रखते हैं, ठीक है। तो उनकी जो अर्निंग होती है ना, वो सिर्फ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं बस वही पूरी कर पाते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं या प्रिविलेजेस हैं, उनको एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है प्राइमरी सेक्टर में। पूरी फैमिली देखो फील्ड में जा रही है। हालांकि मैंने आपको बताया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड। आ गई ना वही बात कि सभी लोगों की ज़रूरत नहीं है लेकिन जा रहे हैं, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन एंटायर फैमिली क्या करेगी? अब जितना वो कमा रहे हैं, मान लो दिन का 200 रुपया कमा रहे हैं, तो शेयर तो सभी करेंगे ना व्हाट हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रेज्ड, जो प्रोड्यूस आपने पैदा करी और जितना आप काम कर रहे हो, सभी लोग, ज़रूरत उतनों की नहीं है लेकिन सभी जा रहे हैं, तो उससे हार्डशिप रिड्यूस हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट की इन द रूरल सेक्टर। कि चलो एटलीस्ट फैमिली की इनकम आ रही है तो सब लोग मिल बांट के यूज़ कर रहे हैं उस इनकम को, सब ठीक है, अपना गुजारा चल रहा है। तो वो अब इतनी ना आपको टफ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि हम सब अपना गुजारा कर पा रहे हैं। But this does not reduce the poverty of a family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of the jobs. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विलेज के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत कम है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इसी तरह से लोग सिर्फ दिखावा करते रहे कि हम लोग 8 लोग जा रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, 3 बैठे गप्पे मार रहे हैं, है ना, तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ मैनुअल लेबर, अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो इस करके वो शहरों में माइग्रेट करते हैं कि वहाँ पे उनको बेटर नौकरियाँ मिलेंगी, तो अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। एग्रीकल्चर आपको पता है ये सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर है, और कुछ सालों में हमने देखा है कि लोगों की जो एक डिपेंडेंसी रही है ना एग्रीकल्चर पे, वो थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन कर गई है। क्यों? क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कुछ लेबर जो है ना एग्रीकल्चर से, वो कहाँ पे शिफ्ट कर गई है? सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। ये भी आप 10th में स्टडी करोगे इन क्वाइट अ डिटेल। तो सेकेंडरी सेक्टर आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो यहाँ पे काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है। बहुत मशीनें हैं जिनको चलाने के लिए लेबर चाहिए, पैकेजिंग करनी है ना, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें लेबर की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड टर्शरी सेक्टर तो आपको पता है एक सर्विस सेक्टर की तरह है, तो वो भी जैसे कोई भी सर्विस सेक्टर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रेड आ गया, बैंकिंग आ गया, है ना, आईटी सेक्टर आ गया, तो इसके अंदर भी लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई है। तो प्राइमरी सेक्टर से जो शिफ्ट है वो किस तरफ जा रहा है? सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पे कि हाउ पीपल कैन बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। अब यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, बड़ी अच्छी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक गांव था जिसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ रहती थी। हर फैमिली ना इतना प्रोड्यूस करती थी कि वो अपने पूरे मेंबर्स को फीड कर पाए। तो हर फैमिली अपनी मतलब मेंबर्स की ज़रूरतें पूरी कर रही है, ठीक है, उनके कपड़े, उनके खाने पीने का, उनके पढ़ने का जो भी है वो सब पूरा कर पा रही है। तो एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने एक बेटे को ना एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे। तो उस बॉय को एडमिशन मिल गई आसपास के किसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो क्वालिफाई कर गया, एक एग्रो इंजीनियर बन गया, वापस आया गांव में, और इतना क्रिएटिव कि उसने ना अलग अलग डिज़ाइन के प्लो, जैसे वो खुरपी करते हैं ना, वो जो सॉइल की प्लोइंग की जाती है, प्रिपरेशन की जाती है सीड को सो करने से पहले, तो वो उसने उसका डिज़ाइन इम्प्रूव किया। उससे क्या हुआ, वीट की जो यील्ड थी जितनी वो करते थे प्रीवियस ईयर्स में, वो बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, एग्रो इंजीनियर की जॉब जो थी वो क्रिएट हो गई, और गांव में वो जॉब्स जो थी वो फिल होने लग गई। अब फैमिली विलेज के अंदर जो रहती थी, उन्होंने क्या किया, अब वो क्योंकि उनके खेत से वीट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो आसपास के गांव में जाके वहाँ पे बेच के आते थे। अब जब उन्होंने बेचना शुरू किया तो उनको प्रॉफिट बड़ा अच्छा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो प्रॉफिट उन्होंने अपने आपस में शेयर किया। अब इस सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होके कुछ टाइम के बाद एक गांव में ना उन्होंने मीटिंग रखी।
तो उन्होंने बोला कि अभी हमें अपने सभी बच्चों के लिए एक बेटर भविष्य, बेटर फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पंचायत को रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे भी ना गांव में स्कूल खोलो। तो उन्होंने पंचायत को एश्योर किया कि हम सभी अपने बच्चों को ना स्कूल में भेजेंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल खोल दिया, बच्चे घर बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो पंचायत ने बोला कि ठीक है, हम गवर्नमेंट की मदद से स्कूल ओपन करेंगे। फिर एक टीचर को भी रिक्रूट किया गया, आसपास के जो भी स्मॉल टाउन्स थे वहाँ से टीचर्स आई। सो सभी बच्चे जो थे गांव के, उन्होंने धीरे धीरे करके स्कूल में एनरोलमेंट करी। और कुछ टाइम के बाद वन ऑफ द फैमिलीज़ दे स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग टू देयर डॉटर इन टेलरिंग। अब जब उसको टेलरिंग में मिल गई ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल आ गया ना, तो उसने क्या किया, उसने क्लोथ स्टिच करने शुरू कर दिए गांव की सभी परिवारों, सभी फैमिलीज़ के लिए। जितने भी लोग नए कपड़े ख़रीदना चाहते थे, उनको सिलवाना, उनको वेल टेलर्ड क्लोथ्स चाहिए, तो वो इसके पास जाते थे। सो एक और जॉब आ गई, ठीक है, वो की टेलर की। पहली तो आई जॉब एग्रो इंजीनियर की, दूसरी क्रिएट होगी टेलर की। इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अब जो टाइम था फार्मर्स का कि वो दूर जाना, कपड़े ख़रीदना, वो बच गया ना, क्योंकि एक ही जगह पे आपको आपके कपड़े भी मिल रहे हैं, आपको स्टिचिंग भी मिल रही है। सो फार्मर्स ने ज़्यादा टाइम अपना फील्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जितना टाइम आप किसी भी काम में लगाओगे, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। तो फार्म की जो यील्ड थी वो बढ़ गई। इससे फार्मर्स जो थे वो धीरे धीरे करके और प्रॉस्पर होने लग गए और ग्रो करने लग गए। फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। जितनी ज़रूरत थी उतना तो था, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास सरप्लस अमाउंट होता था वीट का। अब सरप्लस अमाउंट का क्या करते थे, वो उसको बेच के आते थे। उनको जो कि विलेज की ऐसे छोटी छोटी गांव की मार्केट्स लगती है ना, मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पे बेच के आना। सो ओवर टाइम ये जो विलेज था ना, जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बिगिनिंग में, आज उसके पास एक टीचर भी है, टेलर भी है, और एग्रो इंजीनियर और कुछ ऐसे भी, मतलब बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं, जिससे कि वो गाँव बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, डेवलप कर गया। सो ये एक स्टोरी थी बहुत ही सिंपल से विलेज की, जहाँ पे एक ह्यूमन कैपिटल ने कैसे इवॉल्व करके उस जगह को एक रिच कल्चरली रिच किया, इकोनॉमिकली रिच किया, विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अपनी सोच, अपने स्किल, अपनी नॉलेज के साथ कितना ज़्यादा उसको इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है, तो समरी क्या बोलती है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, ये दो ऐसे इनपुट्स हैं जो लोगों को हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बना सकते हैं। इसलिए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ज़ोर देना और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशनल स्किल्स को और अपनी अच्छी सेहत को साथ में लेके चलना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। आई होप इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा होगा मेरे साथ। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।